इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है किसान की बात, लेकर हाजिर हैं हर बार की तरह एक नया विषय। विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरे साथी रजनीश। नमस्कार। और देखिए, इस कार्यक्रम में हमारी ये कोशिश रहती है कि हम विशेषज्ञों को स्टूडियो में बुलाएं और जो भी समसामयिक विषय हैं उन पर बात करें, ताकि जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं उसका पूरा लाभ उठा सकें। बिल्कुल। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, वैसे तो आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम है फोन इन कार्यक्रम। आप विषय से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आपके मन में आता है, कोई शंका शुभा आपके मन में आती है, आप हमारे एक्सपर्ट से सीधा बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको कॉल करना होगा और जो हमारा नंबर है वो है 2342-2346। और जो भी दिल्ली के बाहर जो हमारे श्रोता हैं, वो है जो हमारा STD कोड है 011 लगाकर इस फोन पर हमसे जो भी आज का जो हमारा विषय है कि आलू में समसामयिक कार्य, इस विषय से जुड़ा कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं और उसका सीधा जो हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे। बिल्कुल रजनीश, मैंने तो ये सोचा था आपसे एक पहेली पूछूंगी, लेकिन आपने पहले ही विषय बता दिया। अब मैं ये पूछने वाली थी कि बताओ, जब हम रसोई घर में जाते हैं तो एक कौन सी ऐसी सब्जी है जो किसी भी सब्जी में घुल मिलकर उसका स्वाद जो है वो दोगुना कर देती है और साथ ही साथ मजेदार भी हो जाता है सब बिल्कुल कुछ। और देखिए, जो आपकी ये पहेली है ना, मुझे लगता है इसका जवाब हर कोई दे देगा, क्योंकि आलू एक ऐसा सब्जी है जो आपके थाली का स्वाद बढ़ाती है और हर सब्जी में मिलकर, जैसे कि आपने कहा कि उसका स्वाद कई गुना हो जाता है। और खास तौर से जो सर्दी का आलू होता है वो और भी स्वादिष्ट होता है। बिल्कुल। और जिस तरह हम जानते हैं कि कुछ फसलें जो हैं वो अगेती फसलें होती हैं, कभी हम कुछ समय से पहले लगा लेते हैं, समय के बाद लगाते हैं। उनमें क्या काम करना है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, खुदाई बुआई, इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं, आलू के समसामयिक कार्य से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके जहन में आता है तो आप हमें डायल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपको बता दिए गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत करते हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी नमस्कार। और सबसे पहले देखिए, किसी की भी बात करें लेकिन बात वहीं से शुरू होती है कि खेत की तैयारी जो है वो किस तरीके से की जानी चाहिए, है ना? देखिए, मैं सभी श्रोताओं का, जो हमारे आलू के किसान सतत अपना प्रयास करते रहते हैं और भारत देश का जो हमारा आलू उत्पादन है वो विश्व में दूसरा स्थान, तो ये हमारे किसानों की मेहनत से ऐसा संभव हुआ है। जो बात कर रहे थे कि आज के समय में हमारे किसान भाइयों की जो मुख्य फसल है वो लगभग 40 दिन की हो गई होगी जी। और जो फसल किसान भाइयों ने सितंबर में लगाया है, सितंबर अंतिम सप्ताह में, उनकी फसल लगभग खुदाई के लिए तैयार होगी। तो इस समय पर क्या क्या मुख्य बातें हैं जिनका ध्यान रखना है, उन पर चर्चा करेंगे। और जो इस समय महत्वपूर्ण है, जिन किसान भाइयों ने नवंबर तक अपनी फसल लगा ली है, नवंबर के दूसरे पखवाड़े तक भी, उन लोगों ने, मैं समझता हूं कि उन्होंने समय पर मिट्टी चढ़ाई होगी, क्योंकि आलू को मिट्टी चढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। और उन लोगों ने जो आधी नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा है वो भी किसान भाइयों ने मिट्टी चढ़ाते समय दे दी होगी। तो एक तो महत्वपूर्ण काम ये है जो किसान भाइयों को करना है। दूसरा, एक जब तक प्रश्न नहीं आते हैं तब तक मैं सतत जारी रखूंगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण विषय हम इस समय अवधि में हमको जरूरत है करने की। जो किसान भाई आलू की फसल, एक्चुअली में अगर आप देखें तो किसान भाई कुछ बाजार व्यावसायिक फसल उगाते हैं, कुछ राशन में हम लोग यूज करते हैं और कुछ प्रसंस्करण के लिए यूज करते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में चिप्स और फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए ले जाते हैं, और कुछ किसान भाई बीज उत्पादन के लिए लगाते हैं। तो इन तीनों में जो जमीन है और तैयारी है वो लगभग एक जैसी होती है, लेकिन खाद की मात्रा अलग होती है, बुआई का एक दूसरे से आलू की दूरी कितनी हो, एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी कितनी हो, ये इन तीनों में लगभग अलग अलग होता है। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक बुआई हो चुकी होगी, मैं समझता हूं उन्होंने बड़े सोच समझ के सब चीजों की जो है बुआई की होगी। जो किसान भाई बीज उत्पादन की दृष्टिकोण से आलू का उत्पादन कर रहे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि जो भी विषाणु वाहक कीट हैं उनकी रोकथाम के लिए वो उपाय जो हम लोगों द्वारा सुझाए जाते हैं समय समय पर, खासकर जो इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा है, जो 3 ml दवा प्रति 10 लीटर पानी में छिड़काव करना है और हर 10 दिन के अंतराल पर। और खासकर जब तापमान, अभी दिन के तापमान अच्छे बढ़े होते हैं तो उस दौरान ये छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर। लेकिन यहाँ पर मैं किसान भाइयों को और बताऊंगा कि एक ही दवा का छिड़काव बार बार न करें, बल्कि
एक दवा का एक बार करें, दूसरी दवा जैसे थायामेथक्साम है तो उसका दूसरी 10 दिन के बाद करें। इस तरीके से तीसरा फ्लूकोनामाइड एक दवा आती है उसका करें, जिससे कि एक दवा के प्रति कीट पतंगों में रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होता है, जिससे कि वो दवा की जो गुणवत्ता है और उसकी क्षमता है वो बनी रहती है। तो एक तो ये काम किसान भाइयों को बराबर जो बीज के लिए आलू उत्पादन कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो किसान भाई बीज उत्पादन कर रहे हैं वो समय समय पर दूसरी किस्म के पौधे और वायरस या विषाणु जनित जो रोग फैलाने वाले पौधे हैं वो भी खेत में दिखेंगे, उनको समय समय पर निकालते रहें और कम से कम उसको हम रॉगिंग बोलते हैं। तो जो किसान भाई बीज के लिए आलू रखना चाहते हैं जिस खेत का, या उनको व्यापार उनको करना है, बीज देना है अन्य किसानों को या किसी और को, तो वो जो विषाणु वाले अफेक्टेड पौधे हैं उनको खेत से निकालना है, या एक किस्म के खेत में दूसरे किस्म का पौधा आ जाता है तो उनको भी निकालना है, क्योंकि बीज की गुणवत्ता बराबर बनी रहे। तो इन महत्वपूर्ण बातों को किसान अगर ध्यान रखते हैं तो ना कि बीज की गुणवत्ता अच्छी रहेगी, बल्कि उनको जो बीज का रेट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप अगर हम आलू बीज के लिए रखना चाहते हैं या फिर घर के उत्पादन के लिए, तो एक अगर हम मुख्य तौर पर देखें तो क्या फर्क आता है इन दोनों? हाँ देखिए, अगर जब व्यावसायिक या हमारे घरेलू उपभोग के लिए हम आलू का उत्पादन करते हैं तो ऐसे उनमें जो कीट पतंगे हैं उनका मिनिमम छिड़काव करते हैं। और इस बीच हमारे पास साथ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं, उनको भी ले लेते हैं। जी, मैं जाकिर हुसैन बोल रहा हूँ, हरियाणा के जिला मेवात। जी अपना सवाल। मेरा सवाल सर ये है कि आलू बुआई होती है, बोने से कितनी बार पानी देना चाहिए? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मैं किसान भाई को ये बताना चाहूंगा कि आपने अगर कोई ऐसी किस्म का चुनाव किया है जो आप 100 दिन तक या 110 दिन तक ले जाते हैं, तो आप ये देखें कि खेत में जो पानी का अंतराल है वो लगभग 10 दिन से 12 दिन या 15 दिन समय बदलाव इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपकी जमीन कैसी है। अगर बलुई जमीन है तो आपका अंतराल जल्दी होगा, तुरंत वो सूखेगी। तापमान अगर ज्यादा है तो भी अंतराल कम हो जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण आपके प्रश्न में एक चीज मुझे जरूर याद आई कि पानी तब तक किसान देते रहते हैं, सोचते हैं कि ये खुदाई के पहले तक, तो खुदाई के पहले कम से कम 15 दिन पहले पानी बंद कर देना है। तो साधारण तौर पर 6 से 7 पानी में फसल हो जाती है, लेकिन खुदाई के 15 दिन पहले पानी बंद करने का फायदा ये होगा कि आपके जो आलू हैं वो एक तो ऊपर जो उसकी लताएं हैं वो सूखेंगी, नीचे आलू में जो स्किन ऊपर की जो उसकी त्वचा है वो मजबूत होगी, जिससे कि आप आलू ढुलाई या आप मंडी में ले जाते समय उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, खरोच नहीं आएगी, जिससे कि उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी। जी जैसा कि आपने बताया डॉक्टर साहब की वो एक कहावत भी है कि आलू पानी चाटता है पीता नहीं, मतलब अंतराल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और एक चीज जो आपने बोला, आलू की जो जड़ें हैं वो उथली होती हैं, बहुत गहरी नहीं होती हैं, तो इसीलिए आलू बहुत गहराई से पानी नहीं ले सकता। तो आलू को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी पानी की जरूरत है कम समय के अंतराल पर। तो अगर हम ज्यादा भर देंगे तो वो नुकसानदायक है। तो इसीलिए जो टपक सिंचाई पद्धति है, जो खासकर हमारे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र ऐसे इलाकों में बहुत आज की डेट में प्रचलित हुई है, और गुजरात में तो आप ये समझिए कि लगभग 60 से 70% या 80% आलू का उत्पादन टपक सिंचाई और छिड़काव पद्धति से हो रहा है। तो वहां पे आलू की गुणवत्ता भी अच्छी होती है और पानी की बचत भी होती है। तो पानी का भी आपने साथ में किसान भाई से जो है शेयर कर लिया, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब एक बात और, आपने अभी बताया कि जो बीज उत्पादन के लिए अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें आपने एक दवा का बताया, कीट का बताया। हाँ। तो अगर जो हम व्यावसायिक खेती कर रहे हैं या अलग तरह की खेती कर रहे हैं तो उसमें क्या अलग तरह के कीट होते हैं? तो उसमें किस तरह से कीट? नहीं देखिए, कीट अलग तरह के नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे आज अगर हमारा जो भी उत्पादित आलू है, अगर हमको उसको बीज के रूप में लेना है तो बीज में कीट जो डायरेक्ट नुकसान पहुंचाता है उसका असर तो होता ही है, साथ ही वो अपने साथ कुछ विषाणु का वाहक भी होता है, और वो विषाणु रोग जो है उसमें
हमारे स्वस्थ आलू में फैला देता है, जो अगले साल जिसको हम बीज के रूप में ले रहे हैं उसका उत्पादन कम कर देता है। तो एक तो ये है, लेकिन अगर हमने जो राशन के लिए आलू उगाया है वहां पर पछेता झुलसा और एक मिनिमम तौर पर 1 से 2 कीट वाले स्प्रे जो उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बाधित ना करें, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर कोई काटने वाला होगा या रस चूसने वाला कीट होगा तो उससे क्या होगा कि पत्तियों में अगर हरा पदार्थ नहीं बनेगा तो नीचे खाना बना के वो आलू के पास भी नहीं जाएगा। तो इतना करना है कि एक व्यावसायिक तौर पर आलू का, लेकिन उस आलू में विषाणु चला जाएगा तो उसमें कोई नुकसान नहीं है राशन वाले आलू में, लेकिन बीज वाले आलू में आपका उत्पादन वो अगले साल कम कर देगा। डॉक्टर साहब, अगर बात चल रही है कि जड़ों की और आलू को किस तरीके से हम और अच्छे उत्पादन आलू का लिया जा सकता है, तो एक बात और है कि किस तरह से हम बेहतर जड़ों के विकास के लिए, क्योंकि अगर जड़ें उसकी बेहतर होंगी आलू का उत्पादन जाहिर तौर पर बेहतर होगा, तो क्या करना चाहिए? देखिए, आलू में मैंने जैसे बताया कि उथली जड़ों वाला है, तो जब भी हम उसका, खासकर जब आलू हम लगाते हैं, आजकल मशीनों के द्वारा भी लगाने का सिस्टम बहुत जोरों पर, क्योंकि एक व्यावसायिक फसल है तो हर किसान, बड़े किसान चाहते हैं कि कम समय पर हम अधिक से अधिक जो है आलू की बुआई कर लें। लेकिन कुछ हमारे जो मध्यम और नीचे जो छोटे किसान हैं वो किसान अपने हाथ से ही गड़ाई करते हैं। तो अगर हम सही गहराई पर आलू को गाड़ेंगे, अगर बहुत ऊपर छोड़ देंगे तो वो आलू की जड़ें बाहर निकल के आ जाएंगी और फिर दोबारा मिट्टी चढ़ाने की जरूरत जल्दी पड़ेगी। तो एक तो ये है कि आलू भी हरा रह जाएगा, आलू जो बनेगा, और ऊपर अगर हमने दूसरा इंटरकल्चरल ऑपरेशन किया, ट्रैक्टर चला, बीडिंग हुई, तो उससे वो आलू इधर उधर भी चला जाएगा। तो आलू का जो है नीचे मिट्टी में दबाना बहुत महत्वपूर्ण है, बशर्ते कि मतलब इससे जड़ों का विकास भी होगा। जी, इसी से जुड़ा एक सवाल डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूंगा कि अधिकतर किसान भाइयों की ये भी समस्या रहती है कि आलू मोटा नहीं हो रहा, मतलब बहुत छोटा रह जा रहा है, तो आलू को मोटा करने के लिए क्या करें? देखिए, क्या है कि ये एक बड़ा रिलेटिव या उस तरीके का टर्म है। हर किस्म की अपनी एक क्षमता है। अगर मान लीजिए कि किसान भाई ये चाहता है कि कुफरी बहार में अगर 70-80 या 100 ग्राम का आलू बनता है तो उसे कहता है कि हाँ अच्छा है। कई बार अगर वो 60 ग्राम का बन गया तो वो कहता है कि थोड़ा फूला नहीं है आलू। तो देखिए, कुछ तो पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, कुछ बीज की गुणवत्ता हो सकती है। तो ये प्रश्न है जो आपका, ये बहुत सारे चीजों से प्रभावित हो सकता है कि अगर बीज की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो आलू बड़ा नहीं होगा, या सही किस्म का चुनाव सही जगह के लिए नहीं किया गया है तब भी आलू हो सकता है कि बड़ा ना हो। डॉक्टर साहब, आपने जैसे अभी कुफरी की बात की, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आलू की और कौन कौन सी किस्में हैं? जैसे अभी अगर हम आम आदमी के रूप में बात करें तो अभी बाजार में एक नया आलू, जो थोड़ा लोग उसे पहाड़ी आलू भी कहते हैं, तो ऐसा जिससे किसान को अच्छे दाम भी मिले और उसकी मांग भी बहुत ज्यादा हो, तो ऐसी कौन कौन सी किस्में लगानी चाहिए जिससे किसान को लाभ हो? और वो देखिए, ये भी प्रश्न आपका बहुत ही, हालांकि आज के समय के हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने बुआई कर ली होगी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो किसान भाई आप हमारे मैदानी क्षेत्र के हैं, उन्होंने कुफरी बहार किस्म और 3797 के नाम से जानते हैं। कुफरी मोहन है, कुफरी संगम है, कुफरी चिप्सोना 1 है, कुफरी चिप्सोना 3 है। हालांकि ये चिप्सोना सीरीज की जो हमारी किस्में हैं ये चिप्स के लिए संस्तुति है इनकी, लेकिन कुफरी हाल ही में जारी कुफरी संगम जो दोनों के लिए उपयोगी है। देखिए, स्वाद भी अगेन मैं कहूंगा कि ये एक सब्जेक्टिव और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कौन सा अच्छा लगता है, लेकिन साधारण तौर पर जो किस्में बहुत ही प्रचलित हैं हमारे पूर्वी इलाकों में, कुफरी ज्योति और कुफरी सिंदूरी और कुफरी लालिमा जो लाल कलर की है और कुफरी ज्योति सफेद है, वो वहां पर बहुत अधिक प्रचलित हैं और उनकी मांग है। इसी तरीके से आप अगर पश्चिमी घाट और हमारे महाराष्ट्र और इधर चले जाएंगे तो आपको कुफरी लौकार किस्म है जो अच्छी उनकी मांग है। गुजरात में कुफरी बादशाह है, आपके जो पठारी इलाके हैं और अगेती फसल में लगाने वाले हैं कुफरी सूर्या है, और अभी हाल ही में हमारी एक किस्म जारी हुई है कुफरी किरण है। तो ऐसी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन हाँ, स्वाद में बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि बहुत पुरानी किस्म हमारी कुफरी चंद्रमुखी अच्छा स्वाद देती है, चिप्सोना 1 अच्छा स्वाद देती है,
कुफरी संगम अच्छा स्वाद देती है। एक तो बेसिक जो डिफरेंस होता है कि जो पानी की मात्रा है आलू में वो कम से कम अगर 17-18% होती है तो आलू में खाने का जो हमारे भारतीय पद्धतियां हैं खाने के लिए, या तो हम सूखी सब्जी बनाते हैं या रसे वाली सब्जी बनाते हैं, बहुत कम शुष्क पदार्थ वाली किस्मों में उतना स्वाद नहीं होता है, बशर्ते कि 17-18% तक अगर शुष्क पदार्थ है तो उसमें अच्छा स्वाद मिलता है। अभी इस विषय पे हमारी बहुत सारी बातें होंगी और जो आज का विषय है आलू में समसामयिक कार्य, तो इससे पहले कि हम और बातें डॉक्टर साहब से करें और प्रश्न पूछें तो मैं छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो नीरा देखिए, ऐसा सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। भले ही वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात हो, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात हो, या फिर नल से जल, हर घर जल पहुंचाने की बात हो, तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे जो हमारे जो नागरिकों का है उनका जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। और देखिए, जब हम बात करते हैं लाभार्थियों से, बेनिफिशरीज से, कि उनको किस तरह से लाभ हुआ है, तो और भी लोगों को इससे प्रोत्साहन मिलता है कि वो उन योजनाओं कि कई बार योजनाएं बहुत होती हैं, हम उनका लाभ नहीं उठा पाते तो क्योंकि जानकारी जो है वो नहीं होती है, जानकारी का अभाव होता है। और फिर जैसे आपने कहा कि देखा देखी भी कभी कभी बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। और यही वजह है कि हमारा जो एक सेगमेंट है मेरी कहानी मेरी जुबानी, तो उसी पर आज हम ऐसे ही एक मित्र से बात करते हैं कि उन्हें किस योजना का लाभ मिला। जी, मेरा नाम है मनोज कुमार, मैं गौतम बुद्ध नगर, शाहपुर खुर्द। मैं इस योजना के बारे में बात कर रहा हूँ जो प्रधानमंत्री जी ने घर घर जल योजना की जो स्कीम चलाई है, अच्छा है। हर घर हर गांव को इन्होंने सबको जल देने का वादा जो किया वो पूरा किया है। अगर एक घर के अंदर 2 भाई हैं तो दोनों को कनेक्शन दिया गया। अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे पूरे गांव में हुआ है, हर घर घर तक गया हुआ है, सबको कनेक्शन फ्री दिए गए हुए हैं। एक उन्होंने एक आधार कार्ड मांगा गया, उसकी फोटोकॉपियां वो दिया और फ्री में कनेक्शन हुआ है। हमारे इधर जो गौतम बुद्ध नगर के कुछ गाँव थे उनमें खारा पानी था जिसको पी नहीं पाते थे लोग, तो कुछ गांव से कुछ बाहर जाके 500 या 1000 मीटर की दूरी जाके उधर से पानी आता था सभी के लिए। ये 2023 में हुआ है, 24 में कंप्लीट होगा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है हमारे, अभी चल रहा है। कम से कम इसको अभी फिलहाल में इसको 6 मंथ के करीब अभी जो है कि उन्होंने कनेक्शन घर घर दे दिया, पाइप बिछा दिया गया है, टोटी वगैरह नहीं लग पाई। अभी के जो टंकी का काम है वो चल रहा है। अभी किसी भी गाँव में अभी चालू नहीं हुआ है, काम चले 2024 का टारगेट है। अपने अपने हृदय से बिल्कुल धन्यवाद करते, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी को खुशी है और सभी ने अपने अपने जाके घर पे अपना कनेक्शन कराया है और सभी ने, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई इस चीज में और इकट्ठा होकर के उनको बिल्कुल अपना अपना आईडी प्रूफ सबने दिया, सबने अपना कनेक्शन कराया, सभी लोग खुश है इस चीज से। इस योजना से सबसे ज्यादा उत्साही महिलाएं, जो कि सबसे ज्यादा महिलाएं घर का काम करती हैं, पानी से कपड़ा धोना है, बर्तन धोना है, पीने के लिए रखना है, सारा पानी जो है कि वो ही इकट्ठा करती थी। अब वो उत्साही है इस चीज से, बहुत खुश है और धन्यवाद कर रही हैं। जल है, राशन है, यही मेन होता है महिला का।
तो नीरा देखा कि नल से जल, यानी कि जब जल हर घर पहुंचता है तो उसका कितना लाभ होता है, खासतौर से महिलाओं का, जैसे बताया कि अब उन्हें दूर दूर तक जाना नहीं पड़ता और घर में ही जब जल उपलब्ध होता है तो बहुत सारी जो जरूरतें हैं कि जल एक बहुत ही बुनियादी जरूरत है, तो सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं और धीरे धीरे हर घर ये जल पहुंच रहा है। बिल्कुल रजनीश, और जल के बिना तो मुझे लगता है कुछ भी संभव नहीं है। खेती की तो फिर बात ही आप रहने दीजिए। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, हमारी बात बीच ही में रह गई, जब हम बीज के लिए आलू बोते हैं या रखते हैं उसे संजो करके, या फिर आम फसल होती है, तो क्या कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखें? देखिए, शायद हमने कीट और उसके लिए बात जरूर की थी, लेकिन अभी बीच बीच में कई बार ऐसी हमारी तरफ से भी संस्तुति आती है कि फला एरिया में, फला अमुक डिस्ट्रिक्ट में लेट ब्लाइट का प्रकोप हो सकता है। तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि अगर पिछेता झुलसा बीमारी अगर आपके खेतों में लगभग 24 से 48 घंटे के दौरान अगर बादल छाए हुए हैं, तापमान 20-22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह रहा है, तो उस कंडीशन में एक बीमारी जब तक नहीं आती है तब तक उनको रोकने के लिए मैंकोजेब नाम की दवा को 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि लगभग 0.2%, यानी कि 2% की मात्रा के हिसाब से उसका छिड़काव करना है, जिससे कि बीमारी नहीं आएगी। लेकिन जिन क्षेत्रों में बीमारी आ गई है तो ऐसे क्षेत्रों में साइमोक्सिनिल एंड मैंकोजेब या फेनेमिडोन नाम की दवा का छिड़काव 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उनको करना है, तब वो बीमारी रुकेगी। तो एक तो ये पिछेता झुलसा है। दूसरा ये जो खासकर एक महत्वपूर्ण बात, ये मैं इस समय जिन किसान भाइयों की 40 दिन की लगभग फसल है, तो जब उन्होंने मिट्टी चढ़ाई है तो कीट और जो विषाणुवाहक कीट हैं उनको रोकने के लिए मिट्टी में जो दूसरी आपकी आधी बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है, उसके साथ ही कॉर्टेप हाइड्रोक्लोराइड नाम की एक ग्रेन्यूल आते हैं, वो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया के साथ ही मिलाकर दे देना है, जिससे कि ये फिर कम से कम 10 दिन के लिए आपकी फसल की सुरक्षा जो विषाणुवाहक कीट हैं उनसे आपकी करेगा। क्योंकि ये जो विषाणुवाहक कीट आने का महत्वपूर्ण समय है, दूसरे से तीसरे सप्ताह जो दिसंबर का होता है, वो अमूमन इस समय माहू आने लगता है, और माहू जिसे हम एफिड बोलते हैं, यही महत्वपूर्ण है आलू के विषाणु वाहक के काम करने में। तो इसीलिए किसान भाइयों को इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उनको अच्छा मुनाफा होगा। डॉक्टर साहब, एक चीज और कि यहाँ पर जैसे जो खाद है, तो हरी खाद या गोबर की खाद का भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते? हाँ बिल्कुल। देखिए, हरी खाद हमारी संस्तुति ही है कि हरी खाद आपको अपने यहाँ लगाते हैं तो आप हरी खाद लगाएं और उसको जो है जब वो कम समय की हो तभी समय वो पलट दें आप खेत में, तो आपको नाइट्रोजन और जो इनकी मात्रा है पोषक तत्वों की जो आप केमिकल फर्टिलाइजर दे रहे हैं उनकी 10% तक आप कमी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमने मृदा की बात की, खुदाई, बुआई, सिंचाई, सारी बातें कर ली। और एक बात बड़ी सुनने में आती है, कई बार हमारे श्रोता भी पूछते हैं और मेरे जहन में भी ये बात अक्सर आती है कि आलू का रंग कभी कभी लाल और हरा दिखने लगता है, तो क्या वो आलू सेहत के लिए अच्छा है, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्या है ये? जी देखिए, मुझे लगता है कि आपने उपभोक्ताओं की तरफ से, जो हमारे उपभोक्ता हैं भारत देश में, क्या है दुनिया में बहुत कंट्री हैं जो ऐसे, मुझे लगता है कि शायद वो एक साल में 90 से 100 किलोग्राम आलू खाते हैं एक व्यक्ति, और हम लोग जो है 18-20 किलोग्राम ही खा रहे हैं। लेकिन आपका वाजिब सवाल है कि हर एक उपभोक्ता ये चाहता है कि जो मैं खाता हूँ क्या वो सुरक्षित है कि नहीं है। तो मैं आपको 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु इसमें प्रकाश डालूंगा कि आलू की कुछ किस्में हैं जो हम लोगों ने हाल ही में जारी किया है कि उनके अंदर अगर आप काटें तो अंदर कुछ लाल कलर सा आता है, तो हमारी एक कुफरी पुखराज है, उसमें कभी कभी इस तरीके के निशान आते हैं। लेकिन अभी हाल ही में हम कलर जो पूरा का पूरा उसके अंदर का जो फ्लैश है, जो उसका गूदा है आलू का, वो ही कलरफुल आने लगा है, तो वो बड़ी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही फायदेमंद है। और अभी हम आपको पर्पल कलर का आलू खिलाएंगे कुछ दिनों में, हो सकता है कि यहाँ पे आने लगेगा, जैसे शिमला मिर्च की तरह आलू भी कलरफुल आ जाएगा। ठीक है, और कुछ छिलके भी अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे हमारी कुफरी नीलकंठ किस्म है जिसका छिलका बैगन के तरीके से है, आप अगर दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये आलू नहीं है। कुछ किस्में हैं जो बिल्कुल लाल हैं, हमारी मानिक एक किस्म है जिसमें जिंक और आयरन की अधिकता है। तो अब पोषण के लिहाज से भी किस्मों का विकास होने लगा है। और जो हरापन की आपने बात की थी, हरा आलू अगर
आप थोड़े पोर्शन में आलू में मिलता है तो उसको गहराई से काट कर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये ग्लाइको एल्कलाइड होता है जो आलू सूर्य के संपर्क में आ जाता है, यानी कि जो आलू खुला रह जाता है, मिट्टी ऊपर नहीं होती है, तो ऐसे आलूओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाती है और ये एल्कलाइड बनाते हैं। एल्कलाइड 20 मिलीग्राम से अधिक की मात्रा पॉइजनस है, तो इसीलिए उसको नहीं खाना चाहिए और निकाल देना चाहिए। अगर पूरा आलू हरा है तो पूरा आलू फेंक देना चाहिए। यानी कि हरा रंग जब आलू में दिखे तो समझ जाइए कि थोड़ा सा जो है यहाँ सचेत होने की जरूरत है। हरी सब्जी नहीं है वो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज का ये कार्यक्रम किसान की बात आप सभी सुनने वालों को कैसा लगा, ये हम जरूर जानना चाहेंगे और आपके अमूल्य सुझाव हम तक पहुंचाएं आप एक ईमेल के जरिए। ईमेल नोट कीजिए kkbongold@gmail.com। आपके सुझाव का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो डॉक्टर वीके गुप्ता, आज आप आए और इतनी सारी आपने प्रश्नों का जवाब दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो हमारा कार्यक्रम था आप सभी लोगों ने सुना और इसमें बहुत सारी बातें जरूर अमल पर भी लाएंगे। और इसी के साथ मुझे लगता है कि हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है और मैं रजनीश और मुझे नीरा को आप दीजिए अब इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।